अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमारत है जिसके बाहर एक पत्थर लगा है। उस पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा शिलालेखों पर लिखवा दिया करते थे ताकि सनद रहे। उस पत्थर पर लिखा है क्रेडो, यानी हमारा धर्म। कसम खाई गई है कि यह कंपनी मुनाफे से पहले हमेशा मरीज की सेवा करेगी। इस इमारत की छत पर एक निशान है, लाल रंग का प्लस, रेड क्रॉस। दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसे ये निशान इस्तेमाल करने का कानूनी हक है, क्योंकि 1861 के सिविल वॉर में जब अमेरिका आपस में लड़कर मर रहा था तो इस कंपनी ने पट्टियां बनाकर जान बचाई थी। ये कंपनी अमेरिका की हीरो हुआ करती थी, लेकिन फिर तारीख बदलती है। साल आता है 2019, जगह ओक्लाहोमा का एक कोर्ट रूम, कटघरे में वो कंपनी ही खड़ी थी, लेकिन इस बार उसे हीरो नहीं कहा गया। कंपनी के लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया जो हम आमतौर पर पाब्लो एस्कोबार या एल चापो जैसे ड्रग लॉर्ड्स के लिए सुनते हैं, किंग पिन, यानी नशे का सरगना। वो कंपनी जिसका पाउडर लगाकर हम बड़े हुए, जिसकी गोली खाकर बुखार उतरा, वो अचानक विलन कैसे बन गई? ये कहानी है जॉनसन एंड जॉनसन की। कहानी उस सफ़ेद कोट की है जिस पर खून के दाग हैं लेकिन दिखते नहीं। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला। आज कहानी उस किले के ढहने की जिसकी नींव मरीजों के, बच्चों के और माओं के भरोसे पर रखी गई थी। अक्सर जब हम कॉर्पोरेट स्कैंडल की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ पैसों की हेरा फेरी होगी, थोड़ा टैक्स बचाया होगा। लेकिन आज वाली कहानी बैलेंस शीट वाली नहीं है। आज वाली कहानी है एक टूटे हुए भरोसे की। कहानी की शुरुआत के लिए हमें जाना होगा 1861 में। अमेरिका में सिविल वॉर तब चल रही थी, गोलियां चल रही थी, लेकिन सिपाही गोली से कम और घावों में होने वाले इन्फेक्शन से ज्यादा मर रहे थे। उस वक्त एक 16 साल का लड़का दवा की दुकान पर काम सीख रहा था जिसका नाम था रॉबर्ट वुड जॉनसन। उसने देखा कि गंदी पट्टियों से जान जा रही है, तो उसे एक आइडिया आया कि पट्टियों को स्टेरिलाइज किया जाए, यानी कीटाणु मुक्त, और तब घाव सड़ेगा नहीं। 1886 में उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, नाम रखा जॉनसन एंड जॉनसन। उन्होंने डॉक्टर्स को समझाया कि सर्जरी साफ सफाई के साथ होनी चाहिए। उन्होंने ही पहली बार फैक्ट्री के मजदूरों को सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनाई ताकि पता चले कि सब साफ है। ये वो दौर था जब जॉनसन एंड जॉनसन सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट था जान बचाने का। फिर पहिया घूमता है समय का। हम आते हैं 29 सितंबर 1982 पर शिकागो। सुबह के 7 बज रहे थे। 12 साल की मैरी कैलमन, इनको था जुकाम, तो बच्ची के पिता ने उसे एक गोली दे दी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टाइलेनॉल। ये वो दवा है जिसे हिंदुस्तान में पैरासिटामॉल के नाम से आप ज़्यादा जानते होंगे। क्या हुआ? इसे खाने के बाद मेरी बाथरूम जाती है, वहीं गिर जाती है। कुछ ही देर में बच्ची की हो जाती है मौत। उस दिन पास के ही इलाके में एडम जेनिस नाम के एक पोस्टल वर्कर ने भी गोली खाई, वो भी मर गया। उसके भाई और भाभी ने भी सिरदर्द कम करने के लिए उसी बोतल से दवा ली, वो दोनों भी मर गए। तो फिर क्या हुआ? शिकागो में दहशत। तहकीकात में पता चला कि किसी ने टाइलेनॉल के कैप्सूल में साइनाइड मिला दिया था। ये जहर इतना तेज था कि सूंघने भर से पुलिस वाले भी बीमार पड़े। ये दवा जॉनसन एंड जॉनसन बनाती थी, और इस घटना के बाद उन्होंने वो काम किया जिससे मैनेजमेंट के हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन के चेयरमैन जेम्स बर्क ने तुरंत फैसला लिया और बाजार से टाइलेनॉल की 3 करोड़ 10 लाख बोतलें वापस मंगाई। कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन दुनिया ने कहा कि वाह भाई, क्या नैतिकता है। मुनाफा गया भाड़ में, लेकिन लोगों की जान कंपनी को ज़्यादा ज़रूरी लगती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इस पर एक केस स्टडी लिखी। इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का गोल्डन स्टैंडर्ड कहा गया। लेकिन कहावत आप जानते ही हैं, हर चमकती चीज़ सोना तो नहीं हो सकती। न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट गार्डिनर हैरिस अपनी किताब नो मोर टीयर्स, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन में लिखते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने बिना पूरी जांच के जॉनसन एंड जॉनसन को क्लीन चिट दी, जबकि असली कहानी कुछ और ही थी। सीन ये था कि पुलिस को एक संदिग्ध मिला जिसका नाम था रॉजर आर्नल्ड। अब ये कोई राह चलता सनकी नहीं था, ये उसी वेयरहाउस में काम करता था जहां टाइलेनॉल की बोतलें रखी जाती थीं। उसके पास साइनाइड भी था
उसके घर में लोगों को मारने के तरीके सिखाने वाली किताब भी मिली। पुलिस ने उसे मुख्य संदिग्ध माना, लेकिन केस आगे बढ़ाया नहीं। एफडीए ने पूरी जांच के बिना ही ऐलान कर दिया कि जहर दुकानों में मिलाया गया, न कि फैक्ट्री या गोदाम में। अगर गोदाम की जांच करते तो हो सकता था कि जिम्मेदारी जॉनसन एंड जॉनसन को लेनी पड़ती, क्योंकि उनके वेयरहाउस में हुआ है। करोड़ों का मुआवजा देना पड़ता, साख मिट्टी में मिल जाती कि गोदाम में कैसे किसी ने जहर मिला दिया। इसलिए एक दूसरी थ्योरी बेची गई मीडिया के माध्यम से, मैडमैन थ्योरी। कहा गया कि कोई सिरफिरा पागल दुकानों में गया और उसने चुपके से दुकान में जहर मिलाया, कंपनी की दिक्कत नहीं है कोई। इससे जॉनसन एंड जॉनसन विक्टिम भी बन गई, एक बेचारी कंपनी जिस पर किसी सनकी ने हमला किया था। कंपनी पे हमला, मर रहे हैं दूसरे लोग। रॉजर आर्नल्ड को इग्नोर किया गया। एफडीए ने भी यही रट लगाई और इस तरह 7 लाशों पर जॉनसन एंड जॉनसन की महानता की इमारत खड़ी हो गई। अब ये थी शुरुआत। 1990 के दशक तक आते आते कंपनी का लालच अमेरिका से निकलकर 7 समंदर पार पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान टापू पर। ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे एक टापू है, तस्मानिया। खूबसूरत वादियां हैं, शांत हवा है, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ के खेतों में कुछ अजीब ही पका। जॉनसन एंड जॉनसन ने 1982 में एक कंपनी खरीदी थी, तस्मानिया एल्कोलॉइड्स। ये भी दवा बनाने वाली एक कंपनी थी, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन का मकसद इस कंपनी को खरीदने में सिर्फ दवा बनाना नहीं था, उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल, कच्चा माल, अफीम। कंपनी के वैज्ञानिकों ने प्रकृति से छेड़छाड़ शुरू की। उन्होंने अफीम के पौधे यानी कि पॉपी के डीएनए के साथ खेल खेला। 1995 तक उन्होंने एक म्यूटेंट पौधा तैयार कर लिया जिसका नाम रखा गया नॉर्मन। अब नॉर्मन कोई आम फूल नहीं पैदा करता था, इसमें मॉर्फिन नहीं थी, बल्कि थीबेन कूट कूट कर भरा होता था। थीबेन वो रसायन है जिसे ऑक्सीकोडोन जैसी दवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीकोडोन एक दर्द निवारक दवा है, तकलीफ कम करती है, लेकिन ये ओपियोइड की श्रेणी में आती है, यानी कि इससे नशा हो सकता है, लत लगने का खतरा भी होता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने किसानों को लालच दिया, जो ज्यादा नॉर्मन उगाएगा उसे मर्सिडीज मिलेगी, बीएमडब्ल्यू मिलेगी। तो नतीजा क्या हुआ? तस्मानिया अफीम की खेती का गढ़ बन गया। अमेरिका में बिकने वाली करीब 60% ओपियोइड्स का कच्चा माल यहीं से जाने लगा। लेकिन माल सिर्फ बनाना काफी नहीं था, उसको बेचना भी तो है। इतना उगाओगे तो कहीं तो लगाओगे। यहां एंट्री होती है दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जे। किसी जगह कोई गड़बड़ हो रही है और बिग 4 का नाम न आए, ये मैंने कम ही देखा है। 2002 में मैकिन्जे ने जॉनसन एंड जॉनसन को ज्यादा दवाएं बेचने के लिए एक सलाह दी। क्या सलाह थी? हाई रिस्क मरीजों को टारगेट करो, टारगेट हाई अब्यूज रिस्क पेशेंट्स, खासकर 40 साल से कम उम्र के आदमी। क्यों? क्योंकि इन्हें नशा होता है जल्दी, लंबे समय तक कस्टमर बने रहते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की एक दवा का नाम था ट्यूराजेसिक, जिसके अंदर था फेंटनॉल, जो मॉर्फिन से 75 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। गार्डिनर हैरिस अपनी किताब में बताते हैं, ड्यूराजेसिक को बेचने के लिए डॉक्टर से झूठ बोला गया कि यह नॉन एडिक्टिव है। बाद में जब यह मामला खुला और अदालत में सुनवाई हुई तो जज ने कहा जॉनसन एंड जॉनसन एक किंग पिन यानी नशे के धंधे के सरगना की तरह काम कर रही थी। एक और मामला है, 2009 की बात है। कंपनी की एक और दवा थी मॉर्ट्रिन, दर्द निवारक दवा। अगेन पता चला कि फैक्ट्री में गड़बड़ी के कारण गोलियां खराब हो गई, वो ठीक से घुल नहीं रही थी। कानूनन कंपनी को इन दवाओं को रिकॉल कर लेना चाहिए था, स्पेसिफिकली उस बैच को, लेकिन इससे तो बदनामी होती, शेयर गिर जाते कि रिकॉल इसका मतलब दिक्कत है। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया? उन्होंने सीक्रेट एजेंट्स का सहारा लिया। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस कंपनी के लोगों ने अमेरिका भर की दुकानों, पेट्रोल पंप्स और स्टोर्स पर एक तरह से धावा बोल दिया। ग्राहक बनकर गए, लाइन लगा के शेल्फ पर रखी सारी मॉर्ट्रिन खरीदी। अब दुकानदार को लगा कि यार ये दवा लेने आए हैं तो हम दे देते हैं, इसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है। उनको कभी नहीं समझ में आया कि ये आम ग्राहक थे ही नहीं, भाड़े के लोग थे। मकसद साफ था, बाजार से खराब माल हटाओ और किसी को पता भी ना चलने दो। एफडीए को भी अंधेरे में रखा गया, लेकिन झूठ के पांव तो होते नहीं। बाद में राज खुल गया और कंपनी की काफी फजीहत हुई। लोगों की सेहत के साथ जॉनसन एंड जॉनसन ने जो खिलवाड़ किया वो तो एक बात थी जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक कंपनी जिसे अपने बेबी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जॉनसन एंड जॉनसन दिमागी बीमारी की एक दवा बनाती थी, नाम था उसका रिस्पर्डल। अब ये दवा लोगों में सिजोफ्रेनिया की बीमारी के लिए थी, यानी कि अडल्ट्स में, बच्चों के लिए नहीं बनाई गई थी, महंगी भी बहुत थी।
लेकिन कंपनी को चाहिए था मुनाफा कि भाई बिकना चाहिए, टीजी बड़ा करो इसका, है ना। मीडिया कंपनी का भी यही लोड होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ। तो क्या किया इन्होंने कि इस दवा को बच्चों को कैसे बेचा जाए इसका तरीका खोजा गया और इसके लिए तमाम साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किए गए। कहानी शुरू हुई टेक्सास से। यहां जॉनसन एंड जॉनसन ने सरकारी अफसरों को पैसे खिलाए और रूल्स चेंज करवा दिए, एक नया प्रोटोकॉल बनवा दिया TMAP। इसके तहत सरकारी अस्पतालों और जेल में डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि वो मरीजों को सस्ती दवाओं के बजाय जॉनसन एंड जॉनसन की महंगी रिस्पर्डल लिखें। बच्चों तक कैसे पहुंचे ये लोग? बहुत शर्मनाक तरीके से। कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बच्चों के क्लिनिक में जाने लगे, वहां पॉपकॉर्न पार्टीज दी जाती, बच्चों को लॉलीपॉप बांटे जाते और खिलौने दिए जाते। रिस्पर्डल के लोगों वाले लेगो ब्लॉक्स दिए जाते, जोड़ेंगे तो रिस्पर्डल बनेगा। सोचिए, एक खतरनाक दवा की ब्रांडिंग खिलौनों पर, और वो भी बच्चों को। सबसे बड़ा खेल खेला गया साइंस के नाम पे। जॉनसन एंड जॉनसन को एक बड़ा चेहरा चाहिए था लोगों को कन्विंस करने के लिए, और उन्हें वो चेहरा मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जोसेफ बीडमैन में। दुनिया के सबसे सम्मानित चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट में से एक थे ये अपने जमाने में। जॉनसन एंड जॉनसन ने डॉक्टर बीडमैन और उनके सेंटर को करोड़ों रुपए दिए। बदले में डॉक्टर बीडमैन ने एक नई थ्योरी दुनिया को दी। जॉनसन एंड जॉनसन की थ्योरी थी, बाय द वे। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है विच माइट नीड ट्रीटमेंट। अब इससे क्या हुआ? अचानक जिन पेरेंट्स के बच्चे जिद्दी थे, या आप कह लीजिए कि बहुत नॉर्मल बिहेव नहीं करते थे, उनके दिमाग में शक गया कि यार क्या है, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या ऐसे कोई दिक्कत है। अचानक बच्चों की जिद या उनका गुस्सा करना बीमारी बना, और इलाज क्या लिखा गया? रिस्पर्डल। इस इलाज का नतीजा क्या हुआ? आपको ऑस्टिन प्लेजर की कहानी से समझ में आएगा। ऑस्टिन को ऑटिज्म था। 2002 में जब वो सिर्फ 8 साल का था, डॉक्टर्स ने उसे रिस्पर्डल प्रिस्क्राइब कर दी। अब दवा ने उसके गुस्से को तो शांत नहीं किया, लेकिन एक भयानक साइड इफेक्ट उसको हुआ। ऑस्टिन की छाती बढ़ने लगी, है ना, उसको गायनेकोमास्टिया हुआ, यानी एक लड़के में महिलाओं जैसे ब्रेस्ट उगाए। स्कूल में शर्ट उतारने से डरने लगा, लोग मजाक उड़ाने लगे। अब जॉनसन एंड जॉनसन को पता था कि रिस्पर्डल से प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये बात छिपाई। जब ऑस्टिन की मां ने टीवी पर एक वकील का विज्ञापन देखा, तब उन्हें सच पता चला। उन्होंने केस किया और 2015 में कोर्ट ने माना कि कंपनी ने जानबूझकर यह साइड इफेक्ट छिपाया था। इस खिलवाड़ के लिए अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जॉनसन एंड जॉनसन पर $2.2 बिलियन का जुर्माना लगाया था। जॉनसन एंड जॉनसन के डेडली एक्सपेरिमेंट्स की कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला नंबर था कैदियों का, बेसहारा मरीजों का। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में एक जेल है, होम्सबर्ग जेल। 1960 के दशक में यहां एक अजीब डॉक्टर आता था जिसका नाम था अल्बर्ट क्लीगमैन। जॉनसन एंड जॉनसन ने इस डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के लिए हायर किया था। टेस्ट किस पर हुए? जेल के ब्लैक कैदियों पर, है ना। लैब रैट्स बना दिया, पीठ की खाल उनकी उधेड़ दी जाती थी ताकि उन पर दवाओं और पाउडर का असर छिड़क कर देखा जा सके। बाद में जॉनसन एंड जॉनसन ने इसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन खूनी प्रयोग इनके रुके नहीं। 2011 में जॉनसन एंड जॉनसन ने एक कंपनी खरीदी, सिंथीज, है ना, सिंथेसिस नहीं, सिंथीज। ये कंपनी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी का सामान बनाती थी। अब कंपनी की हिस्ट्री आप देख लीजिए। इन्होंने एक तरह का बोन सीमेंट बनाया था। बोन सीमेंट हड्डियों को जोड़ने या जोड़ बदलने वाली सर्जरी, जैसे कूल्हे या घुटने का जब ऑपरेशन होता है, उसमें यूज किया जाता है। कंपनी ने इसे बिना परमिशन के इंसानों पर टेस्ट कर दिया। नतीजा क्या हुआ? ऑपरेशन टेबल पर ही मरीजों का ब्लड प्रेशर गिरा और उनकी मौत हो गई। सिंथीज के एग्जीक्यूटिव्स को इसके लिए जेल हुई, $23 मिलियन का जुर्माना भी लगा। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया? उन्होंने इस कंपनी को $20 बिलियन में खरीदा और प्रेस रिलीज में कहा हमारा और सिंथेसिस का कल्चर बहुत मिलता जुलता है। ऑब्वियसली वो तो दिख रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन का काम करने का तरीका सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, इंडिया में भी उनके केसेस हैं। साल 2006 की बात है। जॉनसन एंड जॉनसन ने एक नया हिप इम्प्लांट लॉन्च किया जिसका नाम था ASR हिप इम्प्लांट। यूएस में इसका विज्ञापन चल रहा था। बास्केटबॉल के एक मशहूर कोच टीवी पर कह रहे थे नेवर स्टॉप मूविंग, और कंपनी दावा कर रही थी कि ये प्रोडक्ट 99% सक्सेस रेट के साथ आता है। तो मुंबई के विजय वोझाला ने इस पर भरोसा किया और 2008 में उन्होंने ये इम्प्लांट लगवाया, लेकिन इसने विजय को अपाहिज बना दिया। बाद में पता चला कि इम्प्लांट मेटल का बना था जो चलने पर रगड़ खाता था, मेटल टू मेटल। नतीजा क्या हुआ? विजय के खून में कोबाल्ट और क्रोमियम जैसे जहर घुलने लगे, उनके दांत गिर गए, आंख की रोशनी कम हो गई, बहरापन आ गया।
ऐसे कई केसेस दुनिया भर में आए। कंपनी को पता था कि इम्प्लांट्स फेल हो रहे हैं, इंटरनल ईमेल्स में से ट्रेन wreck भी कहा गया, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत वापस नहीं लिया, रिकॉल नहीं किया। और यहाँ कंपनी ने एक डबल स्टैंडर्ड भी अपनाया। अगस्त 2010 में जब उन्होंने पूरी दुनिया से खराब इम्प्लांट वापस मंगवाए, ठीक उसी साल की शुरुआत में यानी जनवरी 2010 में उन्होंने भारत सरकार से इसे बेचने का लाइसेंस रिन्यू करवा लिया। यानी जो माल दुनिया के लिए खतरा था, वो भारत के बाजार के लिए ओके था इस कंपनी के लिए। अपना घाटा कम करने के लिए उन्होंने एक और रणनीति बनाई, सॉफ्ट लैंडिंग, यानी प्रोडक्ट को धीरे धीरे रिकॉल करो ताकि मुनाफा कम ना हो और ज़्यादा शोर भी ना मचे। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में हज़ारों लोगों को एक ख़राब माल लगा दिया गया। और सबसे दुखद बात क्या हुआ, सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक भारत में ऐसे करीब 3600 मरीज़ हैं जो कि आज भी लापता है। कंपनी इनको ढूंढ ही नहीं पाई, बेचा इन्होंने लेकिन वो खोज नहीं पाए कि इम्प्लांट लगा किसको है, जिससे कांटेक्ट करके बताया जाए कि आपका इम्प्लांट खराब है। ये शायद कंपनी ने कोशिश नहीं की, उनके शरीर में आज भी ये टाइम बम फिट है। अगले केस पे चलते हैं। कई महिलाओं को उम्र के साथ एक दिक्कत आती है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, यानी शरीर के अंदरूनी अंगों का खिसक जाना। इलाज क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोलिफ्ट विजाइनल मेश, यानी एक प्लास्टिक की जाली जिसे सर्जरी से फिट किया जा सकता है, बॉडी शेप में रहती है। कंपनी ने इसे क्रांतिकारी बताया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हजारों महिलाओं ने शिकायत की कि सर्जरी के बाद उन्हें असहनीय दर्द हो रहा है, जाली उनके टिश्यू में चुभ रही थी। एक मरीज ने कोर्ट में कहा कि मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर लोहे का ब्रश किसी ने चला दिया हो। कंपनी को पता था कि यह खतरनाक है। एक डॉक्टर ने कंपनी को ईमेल लिखकर चेतावनी भी दी थी कि इस मेश से मरीज की वेजाइना परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन कंपनी ने इसे भी इग्नोर किया। कंपनी ने लॉबिंग के जरिए डॉक्टर्स की एक बड़ी संस्था ACOG पर दबाव डाला। सीन क्या था, इससे पहले संस्था कहती थी कि ये मेश वाली सर्जरी जोखिम भरी हो सकती है और इसे एक्सपेरिमेंटल माना जाना चाहिए, लेकिन फिर 2007 में अचानक इस संस्था ने अपनी गाइडलाइन को बदला और मेश सर्जरी को सेफ बता दिया। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात थी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स का रवैया। अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि जब ये गाइडलाइंस बदली गई, तब जॉनसन एंड जॉनसन के एक एग्जीक्यूटिव ने ईमेल लिखा, आई एम डूइंग द हैप्पी डांस। उधर महिलाएं दर्द से तड़प रही थीं और इधर एग्जीक्यूटिव्स हैप्पी डांस कर रहे थे। धोखा यहीं नहीं रुकता है। अब कहानी आपके बाथरूम में रखे उस शैम्पू की जिस पर लिखा था नो मोर टीयर्स। 2019 में राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर्स ने एक खुलासा किया। उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू के 2 बैचेस को टेस्ट किया और उन्हें उसमें क्या मिला? फॉर्मल्डिहाइड। ये कोई आम केमिकल नहीं है, ये कैंसर पैदा करने वाला एक जहर है, कार्सिनोजेन है ना। प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, लेकिन प्रिजर्वेटिव कौन सा? आपने लैब में वो दिखी है मछली जो स्कूल की साइंस लैब में वो फॉर्मल्डिहाइड में रखी होती है, जहरीला होता है। खैर, जॉनसन एंड जॉनसन ने गलती मानने के बजाय क्या किया? सिस्टम के साथ गेम किया। केंद्र की लैब, एक सेंट्रल लेबोरेटरी है कोलकाता में, वहां भेजा गया और वहां रातों रात शैम्पू को क्लीन चिट मिल गई। अब क्लीन चिट के बाद क्या हुआ? ये जो शैम्पू है फॉर्मल्डिहाइड वाला दुकानों पर बिकता रहा, जबकि यूरोप समेत कई बड़े देशों में बेबी प्रोडक्ट्स में फॉर्मल्डिहाइड रेस्ट्रिक्टेड है। 2014 में प्रेशर के चलते जॉनसन एंड जॉनसन को अमेरिका और यूरोप में तो इसका फार्मूला भी बदलना पड़ा था इस शैम्पू का। बेबी प्रोडक्ट्स में एक और ऐसा उदाहरण है जिसमें धांधली हुई, वो है जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर। ये कंपनी का गोल्डन एग हुआ करता था, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, लेकिन इसमें छिपा था एस्बेस्टस जो कैंसर पैदा करता है। कमाल की बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन को 1971 से मालूम था कि उनके पाउडर में एस्बेस्टस मिल रहा है, लेकिन उन्होंने रिकॉल नहीं किया। उन्होंने रेगुलेटर्स के साथ मिलकर पाउडर के टेस्ट का तरीका बदला, एक ऐसा फर्जी टेस्ट ही बना लिया जो एस्बेस्टस को पकड़ नहीं सकता था। इसीलिए जब चेकिंग होती, जब टेस्ट होते, तब एस्बेस्टस मिलता नहीं था। जब 2018 में राज खुला तो पूरी दुनिया में हंगामा मचा, लेकिन भारत में क्या होती है? सेटिंग। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री पर छापे मारे, लेकिन भारतीय लैब्स ने क्या किया? फिर से क्लीन चिट दे दी। इल्जाम है कि भारत में बेबी पाउडर की टेस्टिंग के लिए जानबूझकर एक कमजोर टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। यह पुराना तरीका एस्बेस्टस के बारीक कणों को पकड़ ही नहीं सकता था, जबकि अमेरिका में एडवांस टेस्टिंग का इस्तेमाल हुआ। एस्बेस्टस के खुलासे के बाद 2018 में ही इस पाउडर को लेकर कंपनी पर केस हुआ। पता चला कि हजारों महिलाओं को इससे ओवेरियन कैंसर हुआ। 2018 में 22 महिलाओं ने कंपनी पर केस किया।
तब उन्हें 4.7 बिलियन डॉलर का हर्जाना देना पड़ा। इतना ही नहीं, अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही इसे बेचना बंद कर दिया गया, लेकिन तब भारत में क्लीन चिट का हवाला देकर 2023 तक इसे धड़ल्ले से बेचा गया। कंपनी अखबारों में विज्ञापन देती रही कि हमारा पाउडर सेफ है। आखिरकार 2023 में जॉनसन एंड जॉनसन को टैल्कम पाउडर की बिक्री दुनिया भर में बंद करनी पड़ी। और इससे आपको पता चलता है कि यह कहानी सिर्फ 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स की नहीं है। आप और फिगर्स ले लीजिए। जॉनसन एंड जॉनसन पर करीब 1 लाख मुकदमे हो चुके हैं। अकेले बेबी पाउडर वाले 18,000 मामले हैं लगभग। खून पतला करने वाली दवा के 29,000 मामले हैं। पेल्विक मेश के 21,000 मामले हैं और हिप इम्प्लांट के 11,000। 2010 से 2021 के बीच जॉनसन एंड जॉनसन पर कुल मिलाकर लगभग 25 बिलियन डॉलर का जुर्माना लग चुका है, यानी करीब 2 लाख करोड़। शेयर बाजार में भी भूचाल आया। दिसंबर 2018 में जब एस्बेस्टस वाली खबर रॉयटर्स ने छापी तो एक ही दिन में कंपनी का शेयर 10% गिरा, साख मिट्टी में मिली अलग से। फॉर्च्यून मैगजीन की सबसे चहीती कंपनियों की लिस्ट में जॉनसन एंड जॉनसन 11वें नंबर से लुढ़क गई, 26वें नंबर पर आ गई। लेकिन क्या इतने मामलों, इतने मुकदमों के बाद कंपनी सुधर गई है? जवाब है नहीं। उन्होंने माल बेचने का एक रास्ता फिर निकाल लिया। कंपनी ने बेचने के लिए एक कानूनी दांव खेला कि उन्होंने एक डमी कंपनी बना ली है जिसका नाम रखा LTL मैनेजमेंट। बाद में रेड रिवर टैल्क हो गया। ये सारे एस्बेस्टस वाले केस, सारी जिम्मेदारियां इस नई कंपनी पर चली गई और फिर इस नई कंपनी को तुरंत बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया, यानी कोई डैमेजेस अब पे करने नहीं। जब कंपनी दिवालिया तो क्या देंगे? मकसद साफ था, असली जॉनसन एंड जॉनसन का खजाना सुरक्षित रहे और मुकदमों की बाढ़ एक जगह आकर रुक जाए, यानी पाप पुरानी कंपनी के और सजा एक खाली डिब्बे को। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दाग इतने गहरे थे कि सिर्फ नाम बदलना काफी नहीं था। नवंबर 2021 में CEO एलेक्स गॉस्की ने एक और बड़ा ऐलान किया। कंपनी को 2 हिस्सों में तोड़ा। वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे घरों में थे, यानी बेबी पाउडर, टाइलेनॉल, बैंडेड, उन्हें एक नई कंपनी में शिफ्ट किया जिसका नाम रखा केनव्यू। पुरानी जॉनसन एंड जॉनसन जो एक फैमिली कंपनी थी जिसने 100 साल तक राज किया, वो अभी भी बाकी है एक बदनुमा दाग के साथ। 1866 में रॉबर्ट वुड जॉनसन ने कंपनी इसलिए बनाई थी ताकि इन्फेक्शन से लड़ा जा सके। लेकिन आज 140 साल बाद आप विडंबना देखिए, कंपनी खुद इस हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे बड़ा इन्फेक्शन बन गई है। न्यू जर्सी के उस पत्थर पर उसका क्रेडो आज भी खुदा है, लेकिन उस पर लिखी इबारत शायद अब किसी को दिखाई नहीं देती। पत्थर की लकीर मिट चुकी है। इसी के साथ जॉनसन एंड जॉनसन के काले या कह लीजिए खूनी कारनामों का ये जो पूरा विवरण है, हम इसको कंक्लूड करते हैं। इस एपिसोड को बड़ी मेहनत से कमल ने लिखा है और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।